कपिल सिब्बल जी, न्यूज 24 के इस कार्यक्रम में, इस कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आभारी हैं कि आप आए और 2 साल मोदी सरकार के विश्लेषण के अवसर पे आप अपनी राय देंगे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस में सडनली सर्जरी और सर्जन की बात होने लगी है कि सर्जरी की जरूरत है, सर्जन की जरूरत है और सर्जन भी डिफाइंड हो रहे हैं। तो क्या सही कांग्रेस में सर्जरी की बहुत जरूरत है? क्या चीजें बहुत हाथ से निकल गई हैं? क्या बात है? मैं तो समझता हूं कि देश में सर्जरी की जरूरत है। देश कहां जा रहा है, किस ओर बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि देश की कोई दिशा ही नहीं है। और अगर देश की दिशा ही नहीं है तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी दिशा बदलना जरूरी है, वो चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन आपने इतना बड़ा ये वाक्य कह दिया कि देश की ही सर्जरी की जरूरत है। मतलब अगर देश में ही सर्जरी की जरूरत है तो फिर क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए एग्जैक्टली। देखिए, ऐसा है कि देश में 2 बड़े बड़े मंत्री आए, उन्होंने इतनी तारीफ की, उन्होंने ये कहा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नहीं, मुझे इस बात का कोई अचंभा नहीं है कि वो तारीफ, अपनी तारीफ तो लोग खुद करते हैं और वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उसमें कोई बात नहीं है, उनको तारीफ करनी चाहिए क्योंकि अपनी बातें वो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इस देश के सामने 2-3 बड़े मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, क्योंकि इस देश में जो युवा वर्ग है वो बढ़ता जा रहा है और लगभग हमें $12 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रोजगार की हर साल जरूरत है। और अगर आप पिछले 2 साल में देखोगे, पिछले साल ही जो रोजगार इन्होंने पैदा किया वो 1,35,000 जॉब्स पैदा हुई। 1 करोड़ 20 लाख की जरूरत है और 1,35,000 जॉब्स पैदा। लेकिन मैं सॉरी आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन जीडीपी अपना 7.5% से बढ़ रहा है। देखिए ना, जीडीपी से और पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है। तो एक मिनट, जीडीपी से रोजगार नहीं पैदा होता है ना। जीडीपी से तो रोजगार नहीं पैदा होगा, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा बनाएंगी। आपने 10 साल में कितने रोजगार पैदा किया था? आपने 10 साल में कितने रोजगार पैदा किए? हमारे में लगभग 41 लाख एक साल हुए, लगभग 82 साल एक साल हुए, 82 लाख एक साल हुए। तो ये 1,35,000 का जो आंकड़ा है ये सबको मालूम है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि युवा लोग कहां जाएंगे और उससे अराजकता पैदा होगी। और आप देख रहे हो, आज के दिन आप यूनिवर्सिटीज में देख रहे हो किस किस्म की अराजकता पैदा हो रही है और हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जिसपे सत्ता पक्ष है उसने कोई ध्यान नहीं दिया। आपने कहा उन्होंने अपनी तारीफ की, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं आंकड़े रख रहा हूं। आलोचना की बात नहीं है, मैंने कहा देश में सर्जरी। सिब्बल साहब, उन्होंने ही ये कहा, उन दोनों मंत्रियों ने ही, कि जो हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा है उसको जनता स्वीकार कर रही है, हम पे विश्वास कर रही है, कांग्रेस पे नहीं कर रही है। अच्छा, चलिए कांग्रेस मुक्त नारे के बारे में बात करें। ये पिछले इसी असेंबली इलेक्शन में 696 सीटों पे इन्होंने अपने लोग लड़ाए। 696 सीटें। इनकी कितनी सीटें आई? 64। 696 में लड़े और आई सीटें 64 और हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। ये तो आंकड़े हैं, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा। हम 335 सीट में लड़े और हमारी सीट कितनी आई? 115। तो कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। लेकिन सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है। देखिए ना, तो ये असम में आपने खो लिया, आपने केरला में खो लिया। ये बातें करते हैं भाषणों से, हम बातें करते हैं आंकड़ों से। अंतर हमारा बस यही है। आप कोई भी इकोनॉमी ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, कोई भी स्टेट सेक्टर ले लीजिए, मैं आपके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। शिक्षा में क्या हो रहा है आपको मालूम है। चलिए आप स्वास्थ्य के बारे में आइए, क्या हालत है स्वास्थ्य की? कोई दिशा ही नहीं है। जितना फाइनेंस, जितना एलोकेशन स्वास्थ्य को जाना चाहिए था वो ही नहीं हुआ। पर जीडीपी तो 7.5% है, इसकी तो तारीफ करनी चाहिए ना। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी मंदी है। अभी जीडीपी की बात आपसे करते हैं। जीडीपी के पहले नंबर क्या थे?
इन्होंने पूरा चेंज कर दिया, उसका स्टेटिस्टिकल कैसे जीडीपी को आंकड़े दिखाना है वही चेंज कर दिया। अगर आप पुराने आंकड़ों से देखो तो ये जीडीपी 5% से कम है। आप तारीफ करने में तो आप किसी भी तारीफ कर सकते हैं। मैं ये नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आज यहां बैठ के कहूं कि सरकार में कुछ नहीं हुआ, वो झूठ होगा। ठीक है, सरकार का अपना एक मोमेंटम होता है, सरकार हमेशा आगे बढ़ती है। आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, प्राइवेट सेक्टर है, वो देश को पीछे नहीं ले जाने देता। तो ये कहना कि सरकार में कुछ नहीं हुआ वो गलत होगा। ये कहना कि सरकार में सब कुछ हो गया ये भी झूठ होगा। ठीक है ना, दोनों चीजें गलत हैं। सरकार में वास्तविकता में क्या हुआ वो आंकड़ों के ऊपर निर्भर है। तो कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, आप बिजनेस देख लीजिए, इकोनॉमी देख लीजिए, आप कहते हैं ना 7.5% जीडीपी ग्रोथ, आप जगदीश स्टोर में चले जाइए, वहां एक आपको ग्राहक नहीं मिलेगा, एक ग्राहक नहीं मिलेगा। आप चांदनी चौक में मेरी कंस्टिट्यूएंसी में चले जाइए, रो रहे हैं लोग। आप क्रेडिट टेक ऑफ टेक देख लीजिए, बैंक्स में कोई लोन लेने को देने को तैयार नहीं, कोई लेने को तैयार नहीं। आप फ्रूट वाले के पास चले जाइए, वो कहता है साहब यहां कोई ग्राहक आता ही नहीं है। आप एक हाउसवाइफ के पास चले जाइए, वो कहती है कि मैं दाल 200 रुपए में कैसे खरीदूं। वो कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, कभी कोर्ट्स इंटरफेयर ठीक करती है, हैं, हमने कभी कांग्रेस देखिए, पार्लियामेंट में हाँ काम बिल्कुल, नहीं हमने काम नहीं, इसलिए दाल की कीमत बढ़ गई क्योंकि हमने काम नहीं करने दिया। ये उनका जवाब है। अरे भाई, दाल की अगर जीडीपी ग्रोथ 7.5% है तो दाल की कीमत देखिए, वो कहते थे कि हम वो करके दिखाएंगे जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, और उन्होंने करके दिखा दिया। 60 साल में कांग्रेस ने कभी दालों का दाम 200 रुपए नहीं बढ़ा। मुझे ये बताइए, आप मत कुछ आपने 7.5% की ग्रोथ की बात की, उसका नतीजा मैं आपको स्ट्रीट पे बता रहा हूं। लोग जो बैंक की वो हमने, हमारी स्कीम, सारी स्कीम है हमारी स्कीम, ये जनधन वो की तो स्कीम। बीजेपी की स्कीम थी। किसने कहा? जितने आंकड़ों की बात आप कह रहे हैं, हाँ। आंकड़ों में ही ये बयान कर रहे हैं कि इतने लोगों के बैंक में खाते हमने खुलवाए। स्कीम हमारी थी, आप उसको आगे ले गए, बिल्कुल सही है। मनरेगा में आपने इतनी आलोचना की, कहा कि मजाक उड़ाया मनरेगा का, अब उसको स्वीकार कर रहे हैं। निर्मल भारत, स्वच्छ भारत, हमारी निर्मल भारत की स्कीम थी, उसको आप आगे। अब मैं खुश हूं कि आपको आज पता चल गया कि बिना कांग्रेस की स्कीम के ये सरकार आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सारी आपकी ही स्कीम पर ये सरकार बढ़ रही है? फिर इन्होंने ब्लैक मनी की बात की, कहा कि 60,000 करोड़ हिंदुस्तान के बाहर ब्लैक मनी है, जैसे ही हम आएंगे तुरंत वापस ले आएंगे। नहीं सिब्बल साहब, एक कितना खुशी की करोड़ बात वापस और, आ गया? एक खुशी की बात और, जिसका जायजा मैंने खुद पर्सनली लिया। सरकारी स्कूलों में सफाई, लेबोरेटरीज में सारी चीजें, ये पहले नहीं नजर आता था। अब आप इस दिल्ली की कोई भी स्कूल में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूं, वहां पे आपको सफाई भी मिलेंगे और लैब्स भी बिल्कुल सही बहुत सलीके अच्छी से। बात है। देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छी बात है, सरकारी स्कूलों में सफाई हो रही है। इसका हम कहते हैं कि हम उनको स्वीकार भी करते हैं और कंग्रेचुलेट भी करते हैं। लेकिन आप हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं जाती? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्यों जाती है? जरा जाकर देखिए वहां, ठीक है ना। दिल्ली में तो सब कुछ स्वच्छ है, राजनीति भी स्वच्छ है कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिंदुस्तान की, जरा हिंदुस्तान को आप दिल्ली के नजरिए से नहीं देख सकते। क्यों? उन्होंने तो अभी बजट जो बनाया वो तो किसानों के लिए बनाया, आम लोगों के लिए बनाया। जितनी आत्महत्या मराठवाड़ा और बुंदेलखंड में हुई, पहले इतिहास में हुई नहीं इतनी, 2000 से ज्यादा। कितना किसानों के लिए उन्होंने कर दिया, एमएसपी भी कितनी बढ़ा दी उन्होंने। देखो आज किसान क्यों इस पोजीशन में है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन्होंने बढ़ाई ही नहीं। जो कुशन किसान को था वो मिलता ही नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि ये कहना कि सरकार आगे नहीं बढ़ी ये गलत होगा, लेकिन ये कहना कि हमने देखो परिवर्तन ला दिया, सब कुछ बदल दिया, ये आप इनकी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, क्या परिवर्तन आया फॉरेन पॉलिसी में। नवाज शरीफ को गले लगाते थे, इनॉग्रेशन में बुला लिया, वही उनको धोखा दे रहा। क्या जरूरत थी पठानकोट को एसआईटी बुलाने के लिए? क्या जरूरत थी? जहां आतंकवाद हो रहा है वहां तो एसआईटी नहीं ले जाते। आतंकवाद तो पाकिस्तान से आता है और एसआईटी यहां आती है। ये
कूटनीति है, ये कौन सी डिप्लोमेसी है? तो मतलब आप नेपाल के साथ क्या हो रहा है? ऐसा तो हमारा बुरा संबंध आज तक नहीं हुआ नेपाल के साथ जो आज हो रहा है। तो चीन में क्या हो रहा है? तो सिक्योरिटी काउंसिल में चीन हमारा विरोध कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, आपसे ही पूछना चाहता हूं, कौन सी एक सेक्टर है इस देश की इकोनॉमी का या कहीं भी जहां इन्होंने इतना भारी परिवर्तन लाया जिसका श्रेय ले सकते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जो सरकार, जो पार्टी विपक्ष में रहती है उसको कुछ भी सरकार में अच्छा नहीं सूझता? अगर आपसे पूछा जाए, आप वकील हैं, मिनिस्टर रहे हैं, ये सरकार की 2 अच्छी चीजें बताइए। मैं बताता हूं। पहली अच्छी चीज तो जितना बढ़िया इस्तेमाल इन्होंने टीवी चैनल्स का किया है हम नहीं कर पाए, सबसे पहली अच्छी चीज। और जितने अच्छे भाषण से दे सकते हैं हम नहीं दे सकते। ये 2 अच्छी चीजें बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लेबर रिफॉर्म्स के लिए हमेशा बात हो रही है, कांग्रेस के टाइम में भी रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लेबर रिफॉर्म राजस्थान से स्टार्ट हुआ और स्टेट्स में होने लगा। तो ये डिमांड पहले से क्यों नहीं फुलफिल हुआ? देखा कितना रिफॉर्म होगा। मैं कहता हूं संघ के लोग ही इसका विरोध करेंगे। अच्छा सिब्बल साहब, अभी जेटली जी यहाँ थे, कोर्ट से बड़े नाराज लग रहे थे। आप भी इतने बड़े वकील हैं, वो भी इतने बड़े वकील हैं, मतलब क्या कोर्ट्स, उन्होंने यही कहा कि एग्जीक्यूटिव का फंक्शन जो है कोर्ट्स असर्प नहीं कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि उनका जो वाक्य है कि एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को कोर्ट असर्प न करे, एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को करने दे, नहीं देखिए ऐसा क्या लग रहा है? आप देखिए, किसी मंत्री को यह बात कहना कि कोर्ट हमें काम नहीं करना दे रहा, मैं समझता हूं कि वो एक वाइज कमेंट नहीं है। ऐसा मंत्री को कहना नहीं चाहिए। कोर्ट आज के दिन दखल अंदाजी करता है, लेकिन प्रदूषण की बात आ गई। जब आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, तो इसमें सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए, पहले से कुछ करना चाहिए। और उसकी वजह क्या है? डीजल व्हीकल्स की वजह है या पॉपुलेशन की वजह है, मोटरसाइकिल्स की वजह है, कई वजह है इसकी। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो निश्चित रूप से अगर याचिका कोर्ट में दी जाएगी तो कोर्ट पूछेगी सरकार से, भाई क्या कर रहे हो आप? अगर आप कुछ नहीं करो तो कुछ करिए। और जैसे ही आप कहें जुडिशरी बोलती है कुछ कहिए, तो आप कहते हैं दखल अंदाजी है। लेकिन आप भी इतने सीनियर मंत्री रहे, क्या सही में कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव को काम नहीं करने देती है? ऑन अ सीरियस नोट, देखिए मैं आपको एक चलिए सीरियस इशू पे आप बात बताता हूं। कोर्ट्स ने कैसे दखल अंदाजी की? 2G स्कैम कहते हैं, 2G में स्कैम हुआ क्योंकि हमने जो स्पेक्ट्रम था वो 1658 करोड़ का जो 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम देते थे, इन्होंने क्या बड़ा भारी स्कैम था, क्योंकि अगर आप ये स्पेक्ट्रम मार्केट में देते तो 1,76,000 करोड़ का फायदा होता। ठीक है ना? वो बात विपक्ष ने उठाई, उस समय विपक्ष में उठाई, वो कोर्ट ने पकड़ ली और कोर्ट ने कहा कि आगे के दिनों में सारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा। उसका नतीजा मालूम आज क्या हुआ? वो जो 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम 1658 करोड़ में दिया जाता था, उसकी कीमत हर ऑपरेटर के लिए 45,000 करोड़ है। अगर ये लोग सही तरीके से एक डिबेट करें और मुद्दे उठाएं कि देश के लिए आगे जाने के लिए अच्छा क्या होगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि विपक्ष में बैठे इन्होंने सोचा कि चलिए हम सरकार को तो हरा देंगे, एक स्कैम बता देंगे कि स्कैम टेंटेड सरकार है, लेकिन उसका नतीजा सेक्टर में क्या हुआ? चाइना में जो स्पेक्ट्रम है वो फ्री है, फ्री। चाइना में तो नहीं कोई सरकार गिराता। सर, व्हाई डोंट यू लेट पार्लियामेंट वर्क स्मूथली? पिछले 2 सेशन में हमने देखा कि जहां पर भी मिसेस गांधी का नाम आता है तो हल्ला करने शुरू कर देते हैं, लेकिन आप तो डिबेट भी नहीं करते हैं। आप लोग सीधा सीधा वहां पे खड़े होकर स्लोगन। अरुण जेटली जी बड़ी अच्छी डिबेट करते थे जब ये विपक्ष में थे, बहुत अच्छी डिबेट करते थे, ये साव से नहीं चलने देते थे। और कई साल, ये तो 2 ही साल की बात कर रही हो, इन्होंने 5 साल हाउस नहीं चलने दिया। एक मिनट मुझे जवाब देने दो। पिछले 2 साल में ये कर क्या रहे हैं? हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने कभी इनके लीडर को, इनके खिलाफ फॉल्स केस नहीं डाले, इनको टारगेट नहीं किया। आज ये क्या कर रहे हैं? मिसेस गांधी को टारगेट करेंगे, राहुल को टारगेट करेंगे,
उसके बाद चिदम्बरम को टारगेट करेंगे, फिर हुडा को टारगेट करेंगे, फिर रावत को टारगेट करेंगे, फिर वीरभद्र सिंह को टारगेट करेंगे, फिर अशोक चौहान को टारगेट करेंगे, फिर ये झूठे केस लगवाएंगे। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा आप करोगे और आपका नारा होगा कांग्रेस मुक्त भारत, तो इससे फिर पार्लियामेंट चल नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट तभी चलेगा जब आप सही राजनीति अपनाओगे और सही काम करने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा मैं लौटना चाहता हूं, आपने जब रोजगार वाली बातें हो रही थी तो आप जब बात कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, आईएलओ की रिपोर्ट कोट कर रही है, 11 lakh jobs in 5 years in UPA 1. Sir, I am asking you, 1,35,000 jobs created by UPA in the last year. Just check the Ankara, you will find. I look for the answer. We are talking of 2 years versus 10 years. No, correct. But I am saying they are creating 1 point when they promised. They promised 1 crore 20 lakh jobs. मान लिया। So they have created 1,35,000. लेकिन ये उनका पहले 2 साल हैं। ये आईएलओ की रिपोर्ट बता रही है आपके 10 साल का रिकॉर्ड। मैं मान रहा हूं कि भाई आने वाले दिनों में if they create 1 crore, I will myself back them. Question is, why do you tell lies to people? यूपीए 1 और 2 में आतंकवाद के मसलों में जानबूझकर फैब्रिकेशन किया गया, जानबूझकर और कॉम्प्रोमाइज किया गया बेसिकली। बिल्कुल, मतलब कि जो सीबीआई कह रही है वो झूठ था, यही मतलब हुआ ना। मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की इशरत जहां के केस में, वो झूठ था, मतलब कि सारा मैजिस्ट्रेट की जजमेंट झूठ थी। उसके बाद एसआईटी बैठी, वो झूठ इनके हिसाब से। फिर उसके बाद सीबीआई ने जांच की, वो झूठ। सिब्बल साहब, एक अलग हट के सवाल है। अभी अरुण जेटली जी यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि अभी जीएसटी पर हम करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात थी कि अभी तक हम पहले पूर्ण सहमति की बात कर रहे थे। इसका मतलब कि वो कांग्रेस की सपोर्ट की या उसकी सहमति की बात कर रहे थे। अब कह रहे थे कि अब पूर्ण सहमति हो या ना हो, हम अब कर लेंगे और तरीके हैं करने के। अगले सेशन में कह रहे हैं, अगले सेशन में लाएंगे और दूसरे रास्ते से हम उसे कराएं, ले आए। हम कौन सा कहते हैं नहीं लाए। क्या करेगी कांग्रेस? जो करना चाहे, जो हम करना चाहेंगे करेंगे। नहीं, सरकार क्या करेगी? देखिए, हम आपको तो लगता है कि सरकार जीएसटी को पास करा लेगी? हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनकी ये भी कहते हैं कि हम देश को आगे ले जाने चाहते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं। इनके कहने का तो कोई शक नहीं, लेकिन आगे कैसे ले जाएं, हम इनसे बातचीत करके ले जाएंगे आगे। लेकिन जीएसटी तो आपका अपना बिल था, आपकी अपनी चीज थी। उसके साथ आप लोग, आपको मालूम है कि 3 इश्यूज हैं हमारे जीएसटी पे, हमने ये मान जाएंगे तो हम तैयार हैं। अब दोबारा उसको दोहराने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। आप माने या ना माने, आपकी बात वो माने या ना माने, लेकिन वो पास करा लेंगे तो अच्छी बात है, पास करा लें, कोई बात नहीं। कई चीजें उन्होंने ऐसे पास करवाई हैं। अच्छा, आखिरी में सिब्बल जी, ये मैंने आपसे सबसे पहले, मेजॉरिटेरियन सरकार है ना, कुछ भी करवा सकती है जी, कभी धमकी से, कभी प्यार से। अच्छा, ये बताइए कि आपसे मैंने पूछा था आपकी पार्टी के ऊपर कि सर्जरी होनी चाहिए आपकी पार्टी में। आवाजें आ रही हैं कि पार्टी के अंदर सर्जरी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, हर जगह सर्जरी होनी चाहिए, मीडिया में भी होनी चाहिए। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना, मीडिया में होगी नहीं होगी वो दूसरी बात है, पहले आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। जब देश आगे बढ़ता है तो सर्जरी से ही बढ़ता है। नहीं, लेकिन आप तो सब जगह संकेतों में मत बताइए। देश आगे बढ़ने के लिए उस स्तर पे सर्जरी होनी चाहिए, हर जगह पे सर्जरी होनी चाहिए। अरे दिग्विजय सिंह ने जैसे कल खरी बात की है, वैसे ही आप भी कहिए कि हाँ, सर्जरी होनी चाहिए। खरी बात दिग्विजय जी कर सकते हैं, मैंने इतनी हिम्मत नहीं कि मैं खरी बात करूं। लेकिन सिब्बल साहब, आई हर्ड अ फेमिलियर वॉइस। सिब्बल साहब, छोटा सा उसी में एक एडिशनल सवाल है। जी हाँ। प्रियंका गांधी को कब तक आप एक तुरुप के इक्के की तरह बचा कर? अरे यार, ऐसा है, किसको लाएंगे किसको नहीं लाएंगे, हम आप पूछते हैं कि अनुराधा जी के बाद कौन आएगा? तो क्या ये मान लिया जाए अंत में कपिल सिब्बल जी कि आपकी पार्टी के अंदर नीचे से बदलाव शुरू हो रहा है और ये बदलाव ऊपर तक जाएगा, शिखर तक जाएगा? देखिए, बदलाव विद इन सोच के साथ, डिबेट के साथ होता है, और आई एम श्योर माय पार्टी विल सर्टेनली हैव दैट डिबेट। आपने इस कॉन्क्लेव में शिरकत की, आप